वेलकम टू लास्ट माइल एजुकेशन। हम लोगों ने एक क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग 200 बीसी से लेके 300 एडी में भारत की जो अवस्था है, हिस्टोरिकल अवस्था, उसको पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोगों ने एक पार्ट कल कंप्लीट किया था जो कि डेक्कन पीरियड में सातवाहनास के रूल के बारे में था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय पे साउथ इंडिया में क्या हो रहा था। वैसे तो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटो ही हमारे साउथ में पड़ता है, बट डेक्कन के भी साउथ में, यहाँ तक कि जो सातवाहन रूल कर रहे थे उनके भी साउथ की बात करते हैं, जो स्पेशली हमारा तमिलनाडु और केरला का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हो रहा था। तो वहाँ पे 3 बड़े बड़े किंगडम रूल कर रहे थे। जो तमिलनाडु का चेन्नई क्षेत्र है उसके भी साउथ में तंजौर था। उस इलाके के आसपास एक बड़ा किंगडम था जिसको हम बोलते थे चोला एम्पायर। एंड देन देयर वाज अनदर किंगडम विच इज सदर्न पार्ट ऑफ द तंजौर ऑल्सो, जो मदुरई था। मदुरई के आसपास जो राजा रूल किया करते थे उनको हम बोलते थे पांड्यास। और जो केरला क्षेत्र था, मालाबार क्षेत्र था, वहाँ पर जो राजा रूल किया करते थे उनको हम बोलते थे चेरास। तो 3 किंगडम आज हम लोग को समझना है कि इन 500 सालों में ये 3 किंगडम आपस में किस तरीके से जुड़े थे और क्या हो रहा था। कौन कौन थे वो? पहले थे चोलास, फिर थे पांड्यास और तीसरे थे हमारे चेरास जो कि केरला में रूल कर रहे थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये हो जाता है कि जिस जगह से ये चीज़ इंफॉर्मेशन आ रही है वो कौन सी है, कहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग कौन थे। तो सबसे बड़ा सोर्स जो हमें इस टाइम पीरियड का मिलता है वो है संगम लिटरेचर। अब ये संगम लिटरेचर क्या था? तो कहा जाता है कि इन 500 सालों में 3 बार इस सारे किंगडम के जो भी कवि थे, घुमक्कड़ थे, मिनिस्टर्स थे, वो मीटिंग किया करते थे। और इसमें से एक लास्ट मीटिंग तो मदुरई में भी हुआ था। और ये लोग लगभग 2000 कविताओं का संग्रह 8 अलग अलग किताबों में कर रखे हैं। अब इन कविताओं में ये कहते क्या है? इन कविताओं को डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये तमिल लिटरेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो अब इन कविताओं में था क्या? इन कविताओं में ये था कि वहाँ के राजा रूल कैसे किया करते थे, वहाँ के नॉर्मल मैन की कहानी क्या थी, वहाँ के लोग रिलीजियस किस तरीके का सिग्निफिकेंस कौन से गॉड को पूजते थे, और भी बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती हैं। चोलास, चेरास और पांड्यास के बीच में बहुत सारे युद्ध भी होते रहते थे। ये सब भी हमें कविताओं से ही जानने को मिलता है। अब लेकिन ये चोलास जो थे इनको सिर्फ अपने लैंड के लड़ाई से मन नहीं भर रहा था, इन लोगों ने श्रीलंका पे भी अटैक कर दिया था। बाद में वैसे श्रीलंका के किंग ने उनको अपनी जगह से निकाला, लेकिन ये एक बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट है कि चोलास उस समय पे श्रीलंका को कैप्चर कर लिए थे। फिर मेगस्थनीज ने तो अपने यात्रा वृतांत में, अपनी कहानियों में बताया है कि पांड्यास जो किंगडम था उसकी स्थापना तो एक विमेन ने की थी। चेरास का एक बहुत बड़ा राजा था जिसको हम बोलते हैं नेदुन चेरा लादान। उनका नाम था नेदुन चेरा लादान। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये रोमन एम्पायर से बहुत सारे ट्रेड हुआ करते थे। तो रोमन एक पूरे के पूरे फ्लीट को ही इन्होंने कैप्चर कर लिया था, एक बड़ा सा शिप था उसको कैप्चर कर लिया था। तो कल जब हम लोग पढ़ रहे थे सातवाहन के बारे में तो हमने पढ़ा था कि जगह जगह से उनका ट्रेड हुआ करता था, जैसे इजिप्शियंस हो गए, ईरानियन हो गए, अरेबियन पेनिनसुला हो गए। लेकिन मुख्य रूप से साउथ इंडिया में ट्रेड होता था, वो होता था हमारा रोमन एम्पायर से। अभी रोमन एम्पायर का क्या था? तो जो मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप के नीचे आप जस्ट देखेंगे और अफ्रीका के पहले एक मेडिटेरेनियन बड़ा सा सी है, उसके चारों तरफ का जो लैंड था उसको रोमन एम्पायर ने कैप्चर कर रखा था। और वहाँ से इंडिया पे बहुत सारे ट्रेड हुआ करते थे। उन लोगों को क्या पसंद था? तो उन लोगों की पसंद की कोई सीमा नहीं थी। ऑफ कोर्स उन्हें मसाले पसंद थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टोन्स मिलते हैं साउथ इंडिया में, वो उसको ले जाया करते थे। उसके अलावा उन्हें भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे वो मिलता नहीं है। और मंकीज भी कभी कभी ऐसा आता है देखने में कि वो लोग मंकी का भी ट्रेड किया करते थे क्योंकि वो एनिमल भी उनको बहुत फैसिनेटिंग लगता था, क्योंकि यूरोप में मंकीज नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो रोमन्स थे वो रेड सी से होते होते फिर अरेबियन सी आते थे और फिर मालाबार कोस्ट तक आते थे। मालाबार हिस्सा जो कि केरला वाला है। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट पे जाने के लिए वो स्टेट ऑफ मन्नार को क्रॉस करते थे। और हिस्ट्री में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये लोग फिर यहाँ से चाइना तक भी ट्रेड किया करते थे।
बहुत कठिन होती थी ये यात्राएं। उस समय पे इतना हमारे पास कंपास वगैरह भी बहुत इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो एक जगह से दूसरे जगह पे ना तो सिर्फ अपने सामान को लेके जा रहे थे, बल्कि बहुत सारे कल्चरल आइडियाज को भी लेके जा रहे थे। ऐसा ही एक टाउन, जब ये लोग ट्रेड करने आया करते थे रोमन्स, तो कई कई महीने तक इंडिया में आके रहते थे और अपने सामान को ये लोग अच्छे से पैक करते थे और फिर रिटर्निंग जर्नी तैयार करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे पोर्ट टाउन डेवलप हो गए थे जो कि कोस्टल एरिया में थे। उसमें से ये एक टाउन था अरिकामेडू, जहाँ से हम लोग को एक्सकेवेशन में बहुत सारे इसके प्रूफ मिलते हैं कि वहाँ पे रोमन ट्रेड हुआ करता था। और अभी रिसेंटली कुछ दिन के पहले न्यूज़ में था कि अरिकामेडू को फिर से हम लोग पोर्ट टाउन के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ के लोगों का जीवन कैसा हुआ करता था? अधिकतर लोग गाँव में रहा करते थे, जो पहाड़ों पे रहते थे वो जानवरों को पालते थे, और जो क्राफ्ट्समैन थे वो टाउन में रहा करते थे। सी के पास रहने वाले लोग अधिकतर ट्रेडर्स हुआ करते थे। बहुत सारी जगहों से भी ट्रेडर्स आते थे, रहते थे। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया का ट्रेड होता था, इधर चाइना से ट्रेड हो रहा है, इधर रोम से ट्रेड हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ पोर्ट टाउन ऐसे हुआ करते थे। लोगों का लाइफ सिंपल था लेकिन फुल ऑफ म्यूजिक था। यहाँ तक ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन लोगों के पास हर एक घंटे का डिफरेंट म्यूजिक हुआ करता था। खेल में भी इन लोग की बहुत रुचि थी और ये लोग एक बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे। कविताएं, जैसा कि हम लोग संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है कि इन्हें कविताओं का बहुत शौक था, तभी तो हम लोगों को इतनी सारी कविताएं उतने साल पहले, जबकि बहुत जगह पे संस्कृतियां अभी जंगलों में रह रही थी, धीरे धीरे सामने आ रही थी, एग्रीकल्चरिस्ट बन रही थी, उस समय पे ये लिटरेचर में इतने आ गए थे। अब बात करते हैं धर्म की। यहाँ पे इस समय रिलीजन क्या था? तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन गॉड्स को वो लोग जान चुके थे, जैसे कि वैदिक गॉड्स हो गए, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। तो कुछ लोग इन सब चीज़ों को भी मानते थे, लेकिन मैक्सिमम पीपल वहाँ के वो अपने ही ट्रेडिशनल गॉड जो चले आ रहे हैं, मुरुगन जिसको कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में उसको हम लोग कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, तो वो मुरुगन की पूजा किया करते थे। मुरुगन को गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है और वो लोग उनको ही अप्रिशिएट भी ज़्यादा करते थे जिनके पास वो कैपेसिटी होती थी, जैसे कि जो राजा जिसके पास लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर को ये पूछते थे। उसके बाद जो कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे जो लोग रहा करते थे, वो सी गॉड ऑफ सी को भी पूजा करते थे। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम लोग को यहाँ पे जानने को मिलती है कि एक नया धर्म वेस्टर्न एशिया में जन्म लिया था। उस समय फर्स्ट एडी में एक नया धर्म जन्म लिया था जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। और लगभग जब ये जन्म लिया तो उसके कुछ ही साल बाद एक सेंट आए थे केरला क्रिश्चियनिटी को लेके। अब क्रिश्चियनिटी का मूल मंत्र क्या था कि भगवान एक होते हैं और जो जीसस क्राइस्ट हैं वो भगवान के ही पुत्र हैं। उन्होंने क्या लेसन दिया था कि भगवान सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सबको एक अच्छा लाइफ जीने का अधिकार है और मरने के बाद सब हेवन में जाते हैं। तो साउथ इंडिया, स्पेशली केरला, मालाबार कोस्ट में रहने वाले लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया। और 7वीं शताब्दी के इंस्क्रिप्शन से तो हमें पता चलता है कि उस समय तो एक फ्लरिशिंग क्रिश्चियन सोसाइटी भी वहाँ पर रह रही थी। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। सो व्हाट वी हैव रेड इन दिस थिंग, लाइक वी हैव रेड what was happening in South India from 200 BC to 300 AD. What was happening in this 500 years? So there were 3 kingdoms. First was Cholas, second was Cheras, and third was Pandyas. So how do we know about them? We read about the Sangam literature. Sangam literature is a collection of many poems, 2000 poems in different books. And when we read, we understand what kind of life they were living, what kind of trade they were doing, what kind of wars were happening. So we understand that from these poems that these 3 kingdoms were fighting each other. Chola, Chera and Pandyas, they were fighting with each other, and Chola even captured Sri Lanka for some times. They had flourishing town cities, especially Arikamedu. They used to establish a good trade relation with Rome, which is right now Italy. Mediterranean Sea से उनके बहुत सारे ट्रेड हुआ करते थे. And one important religion which came in India at that point of time was Christianity. इसके अलावा मुरुगन जो कि वहाँ के देवता थे, जो मैक्सिमम लोग उनको पूजते थे। अभी भी आप जाएंगे तो साउथ इंडिया में आपको कार्तिकेय भगवान की मूर्तियाँ दिख जाएंगी। कार्तिकेय भगवान को बहुत सारे मंदिर डेडिकेट किए गए हैं। तो अगर हमें किसी भी जगह के बारे में जानना है, अगर साउथ इंडिया को ही अच्छे से समझना है, तो हमें वहाँ के एंशिएंट किंग को समझना होगा।
डेक्कन को समझना है तो एंशियंट किंग को समझना होगा। बिहार को भी अगर हमें पूर्ण रूप से जानना है तो हमें जानना होगा कि एंशियंट टाइम पीरियड में यहाँ पर क्या हो रहा था। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम इन सब इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे कितना गोल्ड आ रहा था जब ट्रेड हो रहा था, क्योंकि ओशियन पोर्ट्स थे उन लोगों के पास। इसलिए ये पहले से ही साउथ इंडियन स्टेट्स हैं या फिर जो भी ऐसा स्टेट है जिसके पास कोस्टल टाउन है, जो समुद्र के साथ लगता है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे केरला या फिर तमिलनाडु हो, ये इतने रिच कैसे हैं? क्योंकि रिचनेस का मेन सोर्स एंशियंट टाइम पीरियड में ट्रेड हुआ करता था। अब जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश इधर का हो गया या फिर बिहार हो गया, ये काफ़ी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ट्रेड के लिए तो फिर इनको घोड़े से समुद्र तक आना पड़ेगा, तब जाके शिप से जाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जाना तो आपको क्रॉस तो वही ट्रेड टाउन से ही करना है ना। इसलिए जो भी हम देखते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में कि इतनी सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं, वो भी हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? दैट ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द हिस्ट्री। जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं सबका कोई ना कोई इतिहास होता है, कोई भी चीज़ सडनली हवा में नहीं आ जाती है। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल वीडियो अबाउट दिस किंगडम्स। थैंक यू सो मच।